नमस्कार दोस्तों, आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, इस बार मैं आपके सामने एक नई स्टेज लेके आई हूँ और जिसमें हम बात करेंगे ड्राइंग कमीशन के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि ड्राइंग कमीशन का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, जिसकी डेट जो है वो 8 अक्टूबर को फिक्स हो गई है। तो आप सभी भी जो है वो ड्राइंग कमीशन की तैयारियाँ कर रहे होंगे। तो इसी चीज़ को लेके मैं भी आपके सामने ड्राइंग कमीशंस के जितने भी पुराने क्वेश्चन पेपर है, जो भी आज से पहले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, तो उन सारे क्वेश्चन पेपर को हम स्टेप बाय स्टेप करके सॉल्व करेंगे। और जिसमें मेरा पहला पेपर रहेगा आज का 2013 का पेपर। और इसी एग्ज़ाम को मैंने 6 पार्ट में डिवाइड किया है, ताकि आपको हर क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझा सकूं, अच्छे से आपको बता सकूं। इसमें मैंने 4 जो पार्ट रहेंगे इसके, वो आपके आर्ट से संबंधित रहेंगे। और इसके अलावा जो आपकी जीके है, एचपी जीके है, उसका एक अलग पार्ट बनेगा। और जो हिंदी और जो जनरल इंग्लिश है, उसका एक अलग से पार्ट बनेगा। तो कुल मिला के 6 पार्ट में एक क्वेश्चन पेपर हमारा हम डिस्कस करेंगे। तो आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे आगे बढ़ते हैं एग्ज़ाम की तरफ। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक बार बताती हूँ कि हमें सबसे पहले जो है एग्ज़ाम को जिस भी एग्ज़ाम की हम जो तैयारी कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले हमें उसके पैटर्न को हमें समझना होता है कि उसमें किस किस तरह क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाती है, किस किस तरह का है। तो मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि जो अभी हम पहला जो पेपर सॉल्व करने वाले हैं वो है 2013 का। तो ये हमारा जो है पुराना पैटर्न है, बट जो अब नया पैटर्न जो अभी होगा उसको हम जो बाद में डिस्कस करेंगे। वो थोड़ा सा जो चेंज हो चुका है उसको हम बाद में जो डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग ये वाला जो 2013 का जो क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में बता देती हूँ कि इसमें जो है आर्ट के 150 क्वेश्चन पूछे गए थे। और जिसमें इसके अलावा हिंदी के 10, इंग्लिश के 10, यानी कि 20 क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज के पूछे गए थे। और एचपीजीके के 10 क्वेश्चन और जो जनरल जीके या करंट अफेयर के उसके 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। इनकी कुल मिला के जीके से आपके 30 क्वेश्चन बनते हैं। लैंग्वेज के आपके इंग्लिश के मिला के आपके 20 क्वेश्चन बनते हैं। 50 क्वेश्चन यहाँ से हो गए जीके, और 150 क्वेश्चन जो है वो आपके अपने आर्ट से संबंधित, जिसमें आपके जो है ज्योमेट्रिकल ड्राइंग हो गया, हिस्ट्री हो गया, जो भी कलर, सारी की सारी आर्ट से पूछे जाते हैं। तो ये टोटल जो था वो आपके 200 नंबर का पेपर था। तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं। तो इसमें से सबसे पहला, और इसमें जो समय रहता है वो है 2 घंटे का समय था ये। और तो इसमें देखते हैं, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, वह लोक चित्रकला जिसमें महिलाएं त्योहारों व महत्वपूर्ण अवसरों पर अपने घरों की दीवारों व फर्शों पर गोबर चावल के पेस्ट व कुदरती रंगों से चित्र बनाती है। तो वो आपने बताना है। तो ऑप्शन में है ए वर्ली चित्रकला, पट चित्रकला, कलमकारी, मधुबनी। तो इसका जो सही आंसर है कि एक ऐसी कला जिसमें जो महिलाएं जो है वो त्योहारों पे अपने घरों की दीवारों या अपने फर्श पे गोबर चावल के पेस्ट से या कुदरती रंगों से जो है कलाकृतियाँ करती है, तो उसे हम कहते हैं मधुबनी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। मधुबनी कला जो कि हमारे बिहार की एक कला है, और जहाँ की जिसको सबसे पहले जो है महिलाओं ने जो है शुरू किया था, लेकिन अब जो है उसमें पुरुष भी जो है इस कलाकृति को करते हैं। मधुबनी में जो ये पेंटिंग को करने का जो मेन जो रीज़न है, इसमें ये जो भी जन्म के संबंधी जो भी जो है घटनाएं होती है, विवाह के समय जो भी जो चक्कर होते हैं, या कमल के फूल, बांस, चिड़िया, सांप आदि से जो है अपने घर की दीवारें, पहले तो जो है वो घर की दीवारों पे या जो है आंगन में ही जो है कलाकृतियाँ किया करते थे। लेकिन धीरे धीरे अब जो है यही मधुबनी चित्रकला जो है ये धीरे धीरे कपड़ों पे और आपके कागज़ पे भी करनी शुरू हो गई है। इसकी शुरुआत जो है वो 14वीं शताब्दी से मानी जाती है। और इसके अलावा अगर हम जो है बात करते हैं इसके बाकी ऑप्शनों की, तो जैसे कि जो है जो आपकी वर्ली चित्रकला है, वर्ली चित्रकला एक जो है एक ये भी जनजातीय पेंटिंग है, जिसमें जो है एक सिंबल के तौर पे इसमें पेंटिंग की जाती है। और जो आपकी कलमकारी है, कलमकारी जो है वो आंध्र प्रदेश की है, और ये मोस्टली कपड़ों पे की जाती है। इसमें जो है बारीक बारीक रेखाओं से जो है घुमावदार रेखाओं से जो है इसमें कलाकृतियाँ रहती है। उसके बाद पटचित्र है। पटचित्र जो है वो मोस्टली आपके उड़ीसा में होते हैं, पटचित्र जो कि कपड़ों पे की जाती है, और इसका साइज़ बहुत ही छोटा होता है। तो मधुबनी तो हमने जो बिहार के बारे में हमने पढ़ ही लिया है, क्योंकि इस तरह से जो है आपको एक ही क्वेश्चन को आपने जो है काफ़ी डीप से पढ़ना है, ताकि उसी एक क्वेश्चन से आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो निकल के आ सके। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। दक्षिण भारत में पोंगल पर्व के दौरान रंगों द्वारा फर्श पर फूल व ज्योमेत्रीय चित्रों के माध्यम से सुसज्जा की कला को क्या कहा जाता है?
तो वो आपको बताना है। तो कि पोंगल के दौरान जो भी हम अपने आंगन को सजाते हैं ज्योमेट्री कला से, तो उस कला को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन में है कंठा, बी कोलम, सी रंगोली, डी कलमकारी। तो इसका जो सही आंसर है उसे हम कहते हैं कोलम। कोलम एक ऐसी आर्ट है जो कि आपके आंगन में की जाती है और इसमें जो है ज्योमेट्री रेखाएं, जैसे कि आपका ट्रायंगल हो गया, आपका रेक्टेंगल हो गया, आपका स्क्वायर हो गया, आपका सर्कल हो गया, तो इस तरह से जो है उसमें जो है पेंटिंग की जाती है। और इसमें मोस्टली जो है वो नेचुरल कलर, जैसे कि आपके फ्लावर हो गए, चावल को पीस के बनाए गए रहते हैं, तो इस तरह की जो है वो कलाकृतियाँ की जाती है और ये होता है पोंगल पर्व के दौरान। अब हम जो बात करते हैं पोंगल पर्व, तो ये जो है क्यों मनाते हैं और ये कहाँ मनाते हैं? तो जो आपका पोंगल पर्व है ये तमिलनाडु का एक बहुत फेमस त्यौहार है और ये इसकी शुरुआत जो है वो 14 जनवरी से 17 जनवरी के बीच मानी जाती है। मतलब उस समय इसकी शुरुआत मानी जाती है और इसको जो है नव वर्ष का प्रतीक भी मानते हैं। और इसके साथ साथ ही उस समय क्या होता है कि जो है वहाँ के लोगों की जो है धान की फसल जो है वो पक जाती है, तो उसको समेटने की खुशी में वो क्या करते हैं, भगवान सूर्य भगवान को और या फिर जो है वर्षा के देवता इंद्र भगवान को खुश करने के लिए ये जो है त्यौहार मनाते हैं। और ये त्यौहार जो है वो 4 दिन तक चलता है, 14 से लेकर 17 तक, ये जो 4 दिन तक जो है त्यौहार चलता है और प्रत्येक दिन का एक अलग अलग महत्व होता है। तो ये पोंगल कथा है और इसमें जो है सूर्य भगवान को ये जो है जो नए चावल होते हैं, नए फसल के जो चावल होते हैं, उसमें जो है गुड़ मिलाकर वो भगवान को भोग चढ़ाते हैं। तो वही आपका पोंगल है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन जो है बनने की संभावना है। अब हम बात करते हैं इसके बाकी ऑप्शनों की, जैसे कि आपकी जो है कंठा कला है। कंठा कला जो है ये मोस्टली जो है वेस्ट बंगाल की कला है और ये धागे से कपड़ों पे की गई जो है कला है। और रंगोली कला जो महाराष्ट्र कला है, ये आपको पता है, सभी को पता है। और रंगोली में हम अपने अपने जो है आंगन को सजाते हैं, रंगोली करते हैं। उसके बाद है आपकी कलमकारी भी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, ये आपके आंध्र प्रदेश की कला है और इसमें भी जो है वो बारीकी रेखाओं से या लयात्मक रेखाओं का इसमें प्रयोग होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ। पंजाब की लोक कला का उदाहरण निम्न में से क्या है? अब हम बात करते हैं पंजाब की लोक कला के बारे में। तो सबसे पहले ऑप्शन में है ए रंगोली, बी कलमकारी, सी जरी का काम, डी फुलकारी। तो इसका जो सही आंसर है कि पंजाब की जो लोक कला रहती है वो है आपकी फुलकारी, ऑप्शन नंबर डी। फुलकारी कला क्या होती है, पहले आप इसको समझ लो। फुलकारी होता है कि जैसे कि वहाँ की जो महिलाएं होती है वो जो है दुपट्टों के ऊपर, वो जैसे आपने देखा होगा कि पंजाब के जो लोग होते हैं उनके दुपट्टे काफ़ी हैवी होते हैं, वो काफ़ी हैवी एम्ब्रॉयडरी होती है उसमें, तो वो उस पर जो वो धागों से काम करती है उसको हैवी बनाती है, तो वही जो है वो वहाँ की लोक कला है। तो उसी को हम जो है फुलकारी कहते हैं। उसके बाद जैसे कि जो कलमकारी है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। और रंगोली है, रंगोली महाराष्ट्र का है। और इसके बाद है आपका जो है जरी का काम क्या होता है कि इसमें जो है धातु की बारीक बारीक जो है रेशों से जो है वो कपड़ों के ऊपर या स्टोन के साथ, जैसे कि कोई मोती होते हैं उसके साथ जो है वो आकृतियाँ बनाई जाती है या उसको काफ़ी हैवी वर्क दिया जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं जरी का काम। तो इसमें से जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसके फोर्थ क्वेश्चन की तरफ कि अजंता की कुल कितनी गुफाएं हैं। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन जो पूछा गया है। तो ये हमें जो है 2013 में भी पूछा गया था। तो इसमें ऑप्शन में है ए 29, बी 28, सी 31 और डी 30। इसका जो सही आंसर है मोस्टली अगर आप जो पुरानी बुक्स देखते हैं तो यहाँ पे 29 दिया गया है हर क्वेश्चन में, लेकिन जो इसका जो सही आंसर है वो आपका 30 है। 30 क्यों है? क्योंकि अब जो है क्या हुआ था कि इसमें जो आपकी 15A जो गुफा है, जो आपकी 15वीं गुफा है, वो बहुत बड़ी है। पहले तो इसमें जो टोटल जो है वो 29 गुफा है, लेकिन बाद में क्या किया गया, उस जो है 15वीं गुफाओं को उसको 2 भाग में डिवाइड किया गया और उसमें एक भाग को 15वीं और दूसरे भाग को 15वीं ए यानी कि 15A उसका नाम दिया गया। तो इस तरह से जो है वो एक गुफा एक्स्ट्रा हो गई है। तो इसी तरह से अब जो है जो वर्तमान काल की अगर हम जो बात करते हैं तो वर्तमान काल में अजंता की कुल गुफाएं जो है वो 30 है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अजंता की कौन सी गुफा में राहुल समर्पण का चित्र है? तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में है ए 16वीं गुफा, बी 10वीं गुफा, सी 17वीं गुफा, डी 9वीं गुफा। तो इसका जो सही आंसर है तो वो है आपकी 17वीं गुफा। 17वीं गुफा में जो है वो राहुल समर्पण
यही चित्र, इसी चित्र को जो है वो बौद्ध भिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। मतलब चाहे आप जो है बौद्ध भिक्षा के तौर पे लो कि जब जो है महात्मा बुद्ध जो है भिक्षा लेने के लिए अपनी पत्नी यशोधरा के पास आई थी, तो उस समय जो है वो उनसे जो भिक्षा मांग रही थी, तो उनकी जो वाइफ ने क्या किया था, उनकी वाइफ ने जो है उनको भिक्षा के तौर पे अपने ही बेटे यानी कि राहुल को जो है उन्हें समर्पित किया था। तो एक ही चित्र को जो है वो 2 नामों से भी जाना जाता है, तो वो है आपकी 17 गुफा में। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन पे कि मरणासन राजकुमारी का चित्र अजंता की कौन सी गुफा में है। तो ऑप्शन में है ए 16वीं गुफा, बी 17वीं गुफा, सी 19वीं गुफा या डी 10वीं गुफा। तो इसका जो सही आंसर है कि मरणासन राजकुमारी, तो ये जो चित्र है ये है आपकी 16वीं गुफा में है। इसमें बहुत सारे चित्र मिले हैं, 16वीं और 17वीं गुफा में बहुत सारे हमें इसके चित्र मिले हैं। तो मरणासन जो राजकुमारी है ये, और ये जो राजकुमारी है ये और कोई नहीं, ये बौद्ध की यानी कि महात्मा बुद्ध की जो पत्नी है यशोधरा है, ये वही है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो इसमें है कि मोनालिसा किसकी कृति है। तो ये आपको बताना है कि मोनालिसा जो एक ही बहुत सुंदर पेंटिंग है और जो कि विश्व विख्यात पेंटिंग है, और ये बताना है कि इसके आर्टिस्ट कौन है। तो ऑप्शन में है ए माइकल एंजेलो, बी लियोनार्डो दा विंसी, सी कैराविजियो या डी वॉन गो। तो इसका जो सही आंसर है तो वो है आपके ऑप्शन नंबर बी लियोनार्डो दा विंसी। तो वो उनके आर्टिस्ट है। इन्होंने इस पेंटिंग को बनाया था 1503 ईस्वी में इसको बनाया गया था, और इसको आजकल जो है जो अगर हम इसको जो वर्तमान में देखते हैं तो वर्तमान में इसको जो है लूवर संग्रहालय में रखा गया है, और इसको 1797 इनकी 1797 से लेकर इसको लूवर संग्रहालय में जो है वो रखा गया है। और ये एक पेंटिंग है, और ये एक जो है ऑयल पेंटिंग है यानी कि तेलीय माध्यम से बनाई गई एक पेंटिंग है, और जो कि विश्व विख्यात है क्योंकि इसमें जो लेडी है उसकी जो स्माइल है वो बहुत ही रहस्यमयी है, बहुत ही मतलब बहुत अच्छी है, मतलब कि इसको हम उसमें कुछ जो है रहस्य छिपा है। तो इसीलिए ये पेंटिंग बहुत ही विश्वविख्यात है, क्योंकि उसके बारे में कोई भी इसको बता नहीं सकता कि उसकी मुस्कान के पीछे ऐसा क्या रहस्य है। तो इसीलिए ये जो है विश्वविख्यात हो गई थी, और इसको बनाया गया था लियोनार्डो दा विंसी के द्वारा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8 की। तो वो है कि फ्रेस्को का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन में है ए ताज़ा प्लास्टर, बी शिल्प, सी रेखांकन या डी रंग भरना। तो इसका जो सही आंसर है तो वो है आपका ताज़ा प्लास्टर। फ्रेस्को एक जो है एक विधि होती है भित्ति चित्रण की, मतलब कि जो कि हम जो दीवारों पे भित्तों पे जो हम जो है पेंटिंग बनाते हैं उसको करने की एक विधि है फ्रेस्को। और इसमें 2 विधियां जो है वो मोस्टली होती है, जो एक होती है फ्रेस्को सीको और एक विधि होती है फ्रेस्को ब्यूनो। जो ब्यूनो होती है उसमें वो होती है आपकी गीली भित्ती पे, और जो होती है आपकी फ्रेस्को सीको ये होती है आपकी सूखी भित्ती पे जो भी आप कलाकृति करते हैं। तो ये 2 विधियों से भी जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपने इस बात का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं 9 पे कि बाघ गुफाएं किस राज्यों में स्थित है। तो ये आपको बताना है बाघ गुफाएं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। इसका जो सही आंसर है तो ये है आपके मध्य प्रदेश में स्थित है, और ये जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि धार जिले में स्थित है, और विंध्याचल पर्वत के साथ जो है दक्षिणी ढलान पर है। मतलब कि ये धार जिले में स्थित है बाघ की गुफाएं, और इसकी आकृति जो है वो बाघ की तरह हमें दिखने को मिलती है, और इसके पीछे जो है वो कई विचारधारा है कई, और इसके साथ ही वहाँ पे एक जो है बाघिनी माता का मंदिर भी है, और इसके साथ ही वहाँ पे एक बाघिनी नदी भी है। तो शायद इसी कारण से इसका नाम जो है वो बाघ गुफा पड़ा होगा। तो बहुत सारे इसकी जो रीज़न है, तो सभी अपने अपने अकॉर्डिंग इसको लेते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ कि दाढ़ी वाली योगी व पुजारी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है। तो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या लोथल। तो इसका जो सही आंसर है कि दाढ़ी वाले योगी या जिसको हम बोलते हैं पुजारी की मूर्ति, तो वो हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। वैसे तो हमें बहुत सारी ऐसी जो है मूर्तियां हैं और जो कॉइन है, पेंटिंग तो नहीं है बट जो है ईंटें हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमें प्राप्त हुई है सिंधु घाटी सभ्यता से। तो उसमें से ये वाली जो चीज़ें हैं ये आपके जो है हमें हड़प्पा से मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। और इसका जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है उसका समय 30वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है, और यहाँ पे 2 प्रमुख नगर थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। अब हम जो बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि प्राथमिक रंग यानी कि प्राइमरी कलर निम्न में से कौन से हैं या निम्नलिखित रंग होते हैं। तो वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है लाल, नीला, हरा, पीला, जामुनी, लाल, लाल, पीला, नीला या संतरी, हरा, नीला।
तो जो सभी को पता होगा कि प्राइमरी कलर जो होते हैं वो लाल, पीला, नीला होता है। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ कि द्वितीय रंगों यानी कि सेकेंडरी कलर में निम्नलिखित रंग होते हैं। तो सेकेंडरी कलर में भी कौन से कलर होते हैं, तो वो आपको बताना है। ऑप्शन में है ए जामुनी लाल हरा, संतरी हरा पीला, लाल नीला पीला, या जामुनी हरा संतरी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी कि संतरी हरा और जामुनी संतरी और हरा। तो डी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि जो आपके द्वितीय रंग होते हैं ये दो को मिलाने से बनते हैं। अगर हम प्राइमरी के 3 रंगों को आपस में मिला दिया जाए तो उसमें से हमारे सामने ये 3 कलर जो है वो मिक्स होके आ जाते हैं। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 13 क्वेश्चन की तरफ कि तृतीय रंगों में टर्शरी कलर में कितने रंग होते हैं। अब आपको पूछा गया है कि जो तृतीय रंग होते हैं यानी कि टर्शरी कलर होते हैं तो उसमें कुल कितने कलर होते हैं, तो वो आपको बताना है। ऑप्शन में है ए 3, बी 5, सी 7 और डी 6। तो इसका जो सही आंसर है तो वो होते हैं 6। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि शीतल रंग किसे कहते हैं। देखो इस तरह से जो है वो कितने इजी क्वेश्चन पूछे जाते थे। एक ही मतलब जो है एक ही चीज़ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब किसी की स्टेप बाय स्टेप करके पूछे गए हैं। बट अब का जो नया पैटर्न है वो इस तरह से इतना इजी वे में नहीं आने वाला है। इस बात का ध्यान देना है आपने, इसीलिए आपने हर चीज़ को डीप से डीप पढ़ना है और जो है कोशिश करना है कि हर क्वेश्चन में को आपने 2-3 क्वेश्चन उसमें से निकालने हैं। तो जैसे कि यहाँ बोला गया है कि शीतल रंग किसे कहते हैं, तो ऑप्शन में है जो इसका सही आंसर है वो है कि जो आंखों को ठंडक दे, मतलब कि जो आंखों में शीतलता दे उन्हें हम जो है शीतल रंग कहते हैं। मतलब जिन्हें देखने से हमें आंखों में ठंडक का एहसास हो। जैसे आपका जो है स्काई ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, तो ऐसे कलर जिसके हमें आंखों में ठंडक लगे तो उन्हें हम शीतल कलर कहते हैं। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन है कि उष्ण रंग किसे कहते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है उष्ण मतलब कि गर्म रंग। तो ऑप्शन में है जो आंखों को गर्म दे, गर्म रंगों को उष्ण रंग कहते हैं, जो आंखों को ठंडक दे, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है कि जो रंग क्या है कि गर्म रंगों को उष्ण रंग कहते हैं, जो कि बहुत ही गर्म होते हैं। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 16 क्वेश्चन की तरफ कि हरा रंग किन 2 रंगों को मिलाने से बनता है। अभी आपको बताना है। अगर आपने प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर को ध्यान से समझा होगा, देखा होगा, तो आप इसको अच्छे से समझ लेंगे। तो इसमें ऑप्शन में दिया गया है पीला लाल, लाल नीला, पीला नीला, या संतरी और लाल। तो इसका जो सही आंसर है कि हरा रंग जो मिलता है आपको वो बनता है पीला और नीले रंग को आपस में मिलाने से। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 स्टिल लाइफ किसे कहते हैं। तो ऑप्शन में है ए जानदार वस्तु चित्रण को, बी वृक्ष पेड़ पौधों के चित्रण को, सी बेजान स्थिर वस्तु के चित्रण को, डी उपयुक्त सभी के चित्रण को। तो इसका जो सही आंसर है कि स्टिल लाइफ जैसे कि इसके नाम से ही पता है, स्टिल मतलब जो एकदम से स्थिर है, जो एकदम से शांत है, जो बिल्कुल भी जिसमें जो बिल्कुल भी हिलती नहीं है, तो वैसे चित्रण को हम कहते हैं स्टिल लाइफ चित्रण। और इसमें जो ऑप्शन में जो इसका जो सही आंसर है वो है कि बेजान स्थिर वस्तु के चित्रण को स्टिल लाइफ कहा जाता है। जैसे कि आपने छोटी कक्षाओं में हम जो है बच्चों को मॉडल जो करवाते हैं, बुक का चित्र देते हैं, एप्पल, उसके ऊपर एप्पल के चित्र जो है बनाते हैं, तो वो एकदम से स्थिर होते हैं, तो उन्हीं को हम स्टिल लाइफ कहते हैं। नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन, ट्रेसिंग करने के लिए किस पेंसिल का प्रयोग करेंगे। तो आपको बताना है कि अगर हमने जो है किसी चीज़ की ट्रेसिंग करनी है, मतलब उसकी नकल उतारनी है, तो उसके लिए हम कौन सी पेंसिल का यूज़ करते हैं। ऑप्शन में है ए 4B, 6B, 2B या H फॉर हार्ड। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका H, यानी कि हम H पेंसिल का यूज़ करेंगे। H का मतलब होता है यहाँ पे हार्डनेस से, कि वो पेंसिल जो है वो बहुत ही हार्ड होगी, तीखी होगी, वो एकदम से टूटेगी नहीं। तो इसीलिए हम जो है हार्ड वाली पेंसिल का यूज़ करते हैं ट्रेसिंग करने के लिए। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन, किसी संरचना के 2 प्रमुख तत्व क्या होते हैं। ऑप्शन में है रूप तथा स्थान, बी वर्ण एवं बनावट, रेखा एवं आकृति, या उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है कि किसी भी संरचना के जो 2 मुख्य जो तत्व होते हैं वो होता है ए रूप तथा स्थान, कि उसका जो भी हम जो चीज़ बना रहे हैं, चाहे वो कोई भी पेंटिंग हो, चाहे कुछ भी हो, उसका रूप कैसा है और स्थान कैसा है, कि जिस पे हम बना रहे हैं कौन सा उसका धरातल है, किस माध्यम से हम जो है या जो किसके द्वारा हम जो है बना रहे हैं, तो वो है ए रूप तथा स्थान। नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन, प्रजनन एवं विकास का प्रतीकात्मक रंग कौन सा है। तो वो आपको बताना है कि रंगों के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रजनन एवं विकास का प्रतीकात्मक रंग कौन सा है। तो ऑप्शन में है ए हरा,
लाल, नीला, इनमें से कोई नहीं, तो वो है आपका हरा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 21 क्वेश्चन, सूर्य किरणों के रंगों का प्रयोग किस लिए होता है? तो जो हमारी सूर्य की किरणें होती है उसके रंगों का प्रयोग जो है वो किस लिए होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन में है केवल देखने के काम आता है, आभासी चित्रण में किया जाता है, सैद्धांतिक तौर पर किया जाता है, या उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है कि ऑप्शन नंबर बी, आभासी चित्रण का प्रयोग चित्रण में किया जाता है, कि जो हमें आभासी चित्रण जो हमें देखना होता है उसके लिए जो है सूर्य की किरणों के रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 22 क्वेश्चन, सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी होती है? तो ये सेम सी क्वेश्चन है, तो एक ही क्वेश्चन को जो है कई बार भी जो है पूछ लेते हैं, बट उसका जो है पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है, तो इस बात का आपने ध्यान देना है। तो ऑप्शन में है ए एच, एच बी, 2H या 4H। तो सबसे हार्ड जो पेंसिल होगी वो होगी आपकी एच, यानी कि एच जो पेंसिल, जिसको हम जो ट्रेसिंग के लिए भी हम जो उसको यूज़ करते हैं, जो कि इससे पहले वाला क्वेश्चन भी हमने देखा था। नेक्स्ट है 23rd क्वेश्चन, वस्तु चित्रण करते समय अर्धवृत्त की गोलाई की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो ये है ऑप्शन में है 4 फुट, 5 फुट, 6 फुट या 9 फुट। जैसे कि जब हम जो है छोटी क्लास में जब हम जो मॉडल बनाते थे या मॉडल बनाते हैं या बच्चों को हम जो सिखाते हैं, तो उसमें जो वो हाफ गोलाई में जब वो बैठते हैं, सेमी सर्कल में जब हम जो है बच्चों को बिठाते हैं, तो मॉडल से उसकी दूरी कितनी होती है तो वो आपको बतानी है। तो वो होती है 6 फुट। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 24 क्वेश्चन, नॉर्मल ग्रुप में निम्नलिखित अक्षर आते हैं। तो जो आपने जो ग्राफिक अगर आपने किया होगा तो उसमें नॉर्मल की जो कि बहुत ही सिंपल होते हैं, लिखना बहुत ही सिंपल होता है, तो उस ग्रुप में जिन अक्षरों को रखा जाता है तो वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है ए BEF, ANF, CDH और LPS। तो इसका जो सही आंसर है, तो सबसे सिंपल जो लिखने का जो एक जिसको हम नॉर्मल ग्रुप में मानते हैं तो वो मानते हैं CDH, क्योंकि बहुत ही सिंपल होते हैं, तो इनको नॉर्मल ग्रुप में रखा जाता है। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 25 क्वेश्चन, तिरछे शब्द लिखते समय निम्न कोण बनाने चाहिए। तो जब हम किसी भी तिरछे फॉन्ट में लिखते हैं तो हमारा तो कि कितने डिग्री का कोण बनना चाहिए, तो ये पूछा गया है। ए में है 75 डिग्री या 80 डिग्री, 40 डिग्री या 75 डिग्री, 45 डिग्री या 75 डिग्री, या 72 डिग्री या 80 डिग्री। तो इसका जो सही आंसर है कि तिरछे शब्द को लिखते समय जो एंगल बनना चाहिए तो वो बनना चाहिए 72 डिग्री या 80 डिग्री। तो इसके बीच में जो है वो एंगल बनना चाहिए। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 26 क्वेश्चन, स्केल बनाने के लिए अच्छी पेंसिल अच्छी होती है। तो जब हम स्केल बनाते हैं, जैसे कि 9th और 10th के लिए स्केल यूज़ होती है, तो उसमें लिए सबसे अच्छी जो पेंसिल जो है वो आपको बतानी है वो कौन सी है। तो ऑप्शन में है ए 2H, B या HB, C HB या इनमें से कोई नहीं। तो सही जो आंसर है इसका वो है आपका 2H, मतलब जो कि थोड़ी सी हार्ड होती है। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 27 क्वेश्चन, माप करने के लिए पेंसिल की लंबाई क्या होनी चाहिए? अगर हमने मॉडल के दौरान अगर हमने किसी भी वस्तु को जो है नपाइश करनी है, मापना है, तो उसके लिए जो हमारे पास जो पेंसिल होती है वो कम से कम कितनी लंबी होनी चाहिए ताकि हम उसकी लंबाई को अच्छे से माप सकें। तो ये बात आपसे कही गई है। तो ऑप्शन में है 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच या उपयुक्त सभी कथन असत्य है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कम से कम जो है वो 6 इंच की पेंसिल आपकी होनी चाहिए मॉडल बनाते समय, ताकि आप अच्छे ढंग से जो है किसी भी मॉडल की नपाइश कर सके। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 28 क्वेश्चन पे, प्रोस्पेक्टिव ड्राइंग किसे कहते हैं? तो ये आपको बताना है। ऑप्शन में है ए जब समीप पड़ी वस्तु बड़ी और दूर पड़ी वस्तु छोटी नजर आती है, बी जब समीप पड़ी वस्तु बराबर और दूर पड़ी वस्तु छोटी दिखाई देती है, सी जब समीप पड़ी वस्तु समांतर और दूर पड़ी वस्तु छोटी दिखाई पड़ती है, या उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका जो सही आंसर है कि प्रोस्पेक्टिव ड्राइंग जो होती है उसमें क्या होता है कि जो समीप पड़ी हुई जो आपकी वस्तु होती है, जो कि आपके सामने होती है, वो काफ़ी बड़ी होती है, और जो बहुत दूर होती है आपसे वो हमें छोटी नज़र आती है। तो ए इज़ द राइट आंसर। तो उसी हम कहते हैं प्रोस्पेक्टिव ड्राइंग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 29 क्वेश्चन की तरफ, कि नायलॉन के तंतु के संबंध में कथन सत्य है। तो वो आपको बताना है। तंतु मतलब कि जो उसके जो धागे होते हैं, तो वो
किस तरह के होते हैं? तो ऑप्शन ए में है नायलॉन के तंतु साधारण ताप पर पिघल जाते हैं, नायलॉन के तंतु अधिक तापमान पर पिघल जाते हैं, नायलॉन के तंतु न्यूनतम तापमान पर पिघल जाते हैं, या नायलॉन के तंतु किसी भी तापमान पर नहीं पिघलते। तो इसका जो सही आंसर है, अगर आपने देखा होगा कि नायलॉन के कपड़े आप जो यूज़ करते होंगे, या जो है आपने जैसे कि हमारे शूज़ होते हैं नायलॉन के, या कुछ और चीज़ें भी होती है, हमारे पेन होते हैं हमारे पास, तो जो अगर वो चीज़ अगर हम उनको अगर हम जो ध्यान से देखें, तो अगर हम उनको जो है गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो वो एकदम से पिघल जाते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि नायलॉन के तंतु अधिक तापमान पर पिघल जाते हैं, तो बी इज़ द राइट आंसर। तो इस तरह से बी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 30 क्वेश्चन। फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो जो है वो थोड़ी सी पिक्चर क्वालिटी थोड़ी सी सही नहीं है मेरे पास, तो आप जो है वो मेरी वॉइस पे ध्यान दें ताकि आप जो है वो क्वेश्चनों को अच्छे से समझ सकें। और नेक्स्ट है 30 क्वेश्चन कि वस्त्र विज्ञान के संदर्भ में स्टेपल किसे कहा जाता है? ऑप्शन में है ए कटे फटे वस्त्रों को जोड़ने की कला, सुई, छोटी सुई से कपड़ों पर महीन कला, कपड़े की बुनाई में प्रयुक्त होने वाले छोटे तंतु, या कपड़े की बुनाई में प्रयुक्त होने वाले बड़े तंतु। तो इसका जो सही आंसर है कि वस्त्र विज्ञान में स्टेपल किसे कहते हैं? तो स्टेपल जो कहा जाता है वो होता है कि कपड़े की बुनाई में प्रयुक्त होने वाले छोटे जो तंतु होते हैं, जो छोटे छोटे जो उसके धागे होते हैं, जिसमें हम उसको बांध देते हैं किसी चीज़ को, जो कि हम स्टेपल कर देते हैं। जैसे स्टेपल का मतलब होता है बांधना। तो जैसे कि हम छोटे छोटे धागों से जब हम जो है वस्तु को, या अपने जो जो हमारे जो कपड़े होते हैं, वस्त्र होते हैं, जब उसको हम जो है बांध देते हैं, स्टेपल कर देते हैं, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? स्टेपल कहा जाता है। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 31 क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 रंगों में से सबसे अच्छी रंग संगति कौन सी होती है? तो ऑप्शन में है ए सहयोगी रंग संगति, बी विरोधी रंग संगति, सी समान रंग संगति, या एकाकी रंग संगति। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सहयोगी रंग संगति। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 32 क्वेश्चन पे। आलेखन का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो उसे संपूर्णता प्रदान करता है, तो वो क्या है? आलेखन मतलब कि जब हम कोई भी जो ड्राइंग बनाते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है वो क्या होता है? तो ए इज़ द, तो पहला है ए है लयात्मक सुंदर रेखाएं, बी आलेखन के आंतरिक गुण, सी इकाई की पुनरावृत्ति, डी बिंदु रेखा ज्योमेट्री आकार। तो इसका जो सही आंसर है कि आलेखन में सबसे जो संपूर्णता जो एक तत्व जो होता है, अंग जो होता है, वो होता है कि अगर उसमें लयात्मक रेखाएं हो, मतलब कि जो है जिसमें जो लय हो, तो उसी को यानी कि ए इज़ द लयात्मक सुंदर रेखाएं हो जो होती है अगर किसी भी चित्र में, तो वो काफ़ी अट्रैक्टिव होती है, उसमें काफ़ी मोशन होता है, गति होती है। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 33 क्वेश्चन पे कि छत की सीलिंग के केंद्र को अलंकृत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्टिक आलेखन तैयार किया जाना चाहिए? तो ये आपको बताना है कि जो हम जो छत की सीलिंग के लिए जो हम बीच वाली जो हम जो है सेंटर में जो हम जो भी जो कला करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, या उसको हम क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन में है ए उसे हम कहते हैं केंद्रीय आलेखन, संपूर्ण आलेखन, किनारे का आलेखन, या उपयुक्त सभी। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा है कि इसको जो अगर उसको हम जो ध्यान से समझते हैं तो इससे भी क्लियर हो रहा है। तो उसे हम कहते हैं केंद्रीय आलेखन। तो ए इज़ द राइट आंसर, क्योंकि वो जो है वो बिल्कुल सेंटर में होता है, केंद्र में होता है, तो इसीलिए हम उसके केंद्रीय आलेखन उसको कहते हैं। नेक्स्ट है 34 क्वेश्चन, अलंकारिक आलेखनों में अधिक सुंदरता लाने के लिए किस शक्ति का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन में है ए चित्रकार की ज्योमेट्री कला का, चित्रकार की शारीरिक कला शक्ति का, चित्रकार की आधुनिक कला शक्ति का, या चित्रकार की कल्पना शक्ति का। तो इसका जो सही आंसर है वो है कि आपकी चित्रकार की कल्पना शक्ति का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है किसी भी चीज़ को, किसी भी ड्राइंग को सुंदर बनाने के लिए, कि वो अपने जो है अपनी कल्पना के द्वारा जो है किसी भी ड्राइंग को वो कितना अच्छा बना सके। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 35 क्वेश्चन, वर्ण चक्र के आमने सामने पड़ने वाले रंग होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? ए पूरक, समीपस्थ, या विरोधी, या तटस्थ। तो उसे हम कहते हैं कि जो रंग जो है वर्ण चक्र के आमने सामने पड़ते हैं उन्हें हम कहते हैं समीपस्थ रंग। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 36 क्वेश्चन पे, रंग शक्ति के प्रकार होते हैं, तो आपको बताना है कि रंग शक्ति के प्रकार कितने होते हैं। तो ऑप्शन में है ए 3, 4, 6, 8। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 इज़ द राइट आंसर, मतलब कि 6 होते हैं इसमें रंग शक्ति के प्रकार। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 37 क्वेश्चन, वीरता तथा राजसी वैभव का प्रतीक है,
तो वो आपको बताना है कि कौन सा कलर जो है वो वीरता और राजसी वैभव का प्रतीक माना जाता है। तो ए है पीला बैंगनी, बी पीला नारंगी, सी पीला नीला या नारंगी और बैंगनी। तो इसका जो सही आंसर है नारंगी और बैंगनी। तो जो ये दो कलर है वो वीरता और राजसी वैभव का प्रतीक माने जाते हैं। तो एक क्वेश्चन तो आपने ध्यान रखना कि रंगों से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं, तो आपने इस पर ध्यान देना कि इस तरह के क्वेश्चन आपने जरूर रीड कर लेने हैं। नेक्स्ट है 38 क्वेश्चन, निराशा और दुख के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है या प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन में है नीला, नीले रंग का, लाल, ग्रे या पीले रंग का। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए नीले रंग का। तो निराशा और दुख के लिए जो है हम नीले रंग का प्रयोग भी करते हैं या ये इसका प्रतीक माना जाता है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 39 क्वेश्चन, प्रेम तथा राष्ट्र प्रेम के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन में है पीला, लाल, नीला या हरा। तो ऑप्शन सही जो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी कि लाल रंग का। जैसे कि आपको पता भी है कि राष्ट्र प्रेम के लिए लाल रंग जो कि हमारे जो है तिरंगे में भी है या केसरिया रंग जिसको हम बोलते हैं, तो लाल रंग का ही प्रतीक है जो राष्ट्र प्रेम और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है कि वर्णिका भंग का अर्थ है, तो वो आपको बताना है। ऑप्शन में है ए सौंदर्य या सुंदरता, यथास्थान पर समुचित रंग भरना, करुणा, शांति, हास्य, प्रसन्नता भावों का स्थान या जिस वस्तु का चित्र है उसे भली भांति चित्रित करना। तो इसका जो सही आंसर है कि वर्णिका भंग का मतलब होता है कि यथास्थान पर समुचित रंग भरना, कि जहाँ पे जिस तरह का रंग होना चाहिए उसी तरह से हमें जो है रंगों को भरना है, तो उसी को हम कहते हैं वर्णिका भंग और यही इसका अर्थ होता है। तो इस तरह से बी इज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की 40 क्वेश्चनों की वीडियो। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। मैंने वैसे कोशिश की है कि आपको हर क्वेश्चन को थोड़ा सा जो है वो डीप में आपको समझा सकूं, ताकि वैसे तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, बट नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी कि थोड़ा जो है टू द पॉइंट ही आपको बताऊँ, क्योंकि वैसे तो मैंने इसलिए बताया है ताकि एक क्वेश्चन से आपके कई क्वेश्चन जो है वो आपके क्लियर हो सके, क्योंकि अब जो है क्वेश्चनों को सिंपल शब्दों में ना पूछते हुए उसको थोड़ा सा जो है घुमा के जो है पूछ रही हैं। तो इसीलिए मैंने जो है इस वीडियो का जो ये लंबी होने का पर्पस यही था कि मैं आपको और थोड़ी सी जो है इससे अलावा जो है आपको मैं जो नॉलेज दूँ, ताकि आप एक क्वेश्चन के साथ साथ जो है आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो सके। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। तो आइए अब हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मैं आपके सामने फिर से हाजिर हो जाऊँगी। डीएम की तैयारी कर रही हैं, प्लीज़ मेरी वीडियो को उन तक जरूर शेयर कर देना, ताकि आपके साथ साथ जो है उनके लिए भी फ़ायदा हो सके। मैं इसके साथ साथ जो बाकी और जितने भी क्वेश्चन पेपर है मैं सबको धीरे धीरे जो है सॉल्व करके लेके आऊँगी। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।